जी, क्या हाल चाल है भाई? ये मामलात मुश्किल से मुश्किल तर होते गए और पाकिस्तान अपने ही फार्मूले के तहत फंस गया और 3 स्पिन विकेट बनाई और उसके बाद इनको भी लास्ट टाइम भी अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि आपके 2-3 बैट्समैन जो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, आपने चाहिए था उनकी जगह कोई स्पिनर स्पेशलिस्ट को ऐड करते। जिसमें सबसे जो मैं देखने में बात आई उसमें जो है बाबर आज़म, सुलेमान अली आगा, ये दोनों मुसलसल फ़ेल हो रहे हैं। और मुसलसल फ़ेल होने का मतलब है कि आपके मिडल ऑर्डर में एक बैट्समैन खेल ही नहीं रहा, जिसकी नस्बत आप समझ लें कि सुलेमान अली आगा अगर ये 4 बारियाँ लगाई जाए तो इसमें एक भी 50 नहीं कर सके बाबर आज़म, और एक भी 30 भी नहीं कर सके, एक 30 भी नहीं कर सके सुलेमान अली आगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक बैट्समैन को मुसलसल चांस दे रहे हैं, वो वनडे में भी चांस ले रहा है, वो T20 में भी चांस ले रहा है, वो टेस्ट में भी चांस दे रहा है। तो आप एक तो टीम को ख़राब कर रहे हैं और दूसरा आपकी सिलेक्शन पे एक लंबा सवाल ये है कि अगर आपको लग रहा था कि सुलेमान अली आगा लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए और आपने उनसे बॉलिंग यूनिट में भी उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया, तो आपको एक प्रॉपर बैट्समैन ही खिलवाना चाहिए था और उसमें आपके पास अच्छी ऑप्शन थी रुहेल नज़ीर की, उसको आप चांस देते। नहीं तो आप देखें पाकिस्तान में ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब आप ये कहते हैं कि 3 डिफरेंट टीम्स हैं आपके पास, T20 की और वनडे की और टेस्ट की, तो आप उसमें यूटिलाइज़ क्यों नहीं करते? देखें अब यहाँ पर बात आएगी कि जैसे T20 स्टार्ट होगा ना, तो सुलेमान अली आगा की तब जगह नहीं बन रही होगी तो इसको घुसेड़ दिया जाएगा, और वनडे में जो अगर सुलेमान अली आगा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको टेस्ट में घुसेड़ देंगे। अब मामला यहाँ पे है कि आपने अब क्या स्ट्रेटजी आगे क्या बनानी है? आगे साउथ अफ्रीका आ रही है, उनके स्पिनर्स बानिस्बत जो है वेस्ट इंडीज़ के वो ज़्यादा बेहतर है, वो बहुत ज़बरदस्त लाइन पे बॉल करवाते हैं, उनकी जो है स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका से की निस्बत बेहतर है। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? इस टीम में जो मेजर चेंजेस की ज़रूरत है वो है एक बाबर आज़म की, उनको रेस्ट दी जाए टेस्ट में और उनको कम अज़ कम कुछ 30 से 35 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने चाहिए रेड बॉल से, ताकि उनकी बैटिंग एवरेज सेट हो, और अगर वो नीचे परफॉर्म करते हैं तो दोबारा उनको टेस्ट में लेके आएँ, अदरवाइज़ उनको वनडे लाजमी खिलाएं। दूसरा T20 भी खिलाएं, वाइट बॉल के वो अच्छा खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 फिफ्टीज़ के बाद अब इधर एक 50 भी नहीं हुई 2 टेस्ट में, और होम ग्राउंड होने के बावजूद बाबर आजम यहाँ पर वैसी कंडीशन पे स्कोर नहीं कर पाए। एक और बड़ा मसला है वो ये है कि बाबर आजम अब 30 साल के हो चुके हैं और इन्होंने सिर्फ 9 सेंचुरीज टेस्ट में की हैं, और जब से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है मुझे नहीं लगता कि टेस्ट में ये ड्रॉप हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर वो ड्रॉप नहीं हो रहे तो आप देखें कि फिर इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू यहाँ पे आ रहा है कि आप उनको जो है ना डोमेस्टिक में वैसा नहीं खिला रहे। डोमेस्टिक जब तक बंदा कोई नहीं खेलता तो वो जो है उसका कंडीशनली वो सुपीरियर नहीं हो सकता। रिजवान की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है, कदरे बेहतर है, यानी कि बहुत बेहतर नहीं कह सकते आप, कदरे बेहतर है। नंबर 3 पे शान मसूद है, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है और उनको भी बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हुरैरा भी नया ही बच्चा था, उसने अभी पहले ही 2 टेस्ट खेले हैं, तो अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो इतना उस पर बातचीत तो नहीं हो सकती। लेकिन ये कि हुरैरा की जगह शान मसूद के बारे में डिस्कशन हो सकती है कि इन 4 बारियों में शान मसूद से कोई मैक्सिमम अच्छी तवक्का नहीं की जा सकी, क्योंकि एक कप्तान होता है ना, उसको परफॉर्म करना पड़ता है, और वो दोनों बारियों में आप देखें जैसे डिसमिसल हुए हैं ये वाले टेस्ट में, तो वो तो समझ से बाहर है। अब 3 नंबर ये 3 खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस कर ली। चौथे नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है आपकी कामरान गुलाम की। ये 4 बारियाँ कामरान गुलाम ने यहाँ पर और 4 बारियाँ साउथ अफ्रीका में, टोटल 8 बारियों में 150 उसने किया है साउथ अफ्रीका में, बाकी इसी तरह लगड़बगों की तरह आउट होता रहा है। तो ये इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वनडे में वो परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन ये कि T20 वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और स्पिनिंग बॉल नहीं खेली जा रही, तो इनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर नहीं होंगे ना तो ये फिर आप समझ लें कि अगला टेस्ट सर्कल भी आप उससे बाहर है। टीम में जो बैटिंग यूनिट है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। ये जो है टैलेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको पर्चियों पे काम नहीं करना पड़ेगा। आप पर्चियों को ज़रा नज़रअंदाज करें, इसमें सिर्फ हुरैरा एक बच्चा है वो जो टैलेंट पे खेल रहा है, और अगर शान मसूद की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अरसे बाद जब वो आया डायरेक्ट टेस्ट में टेस्ट कैप्टन बन गया।
तो ये वाला पाकिस्तान का हालात है, ये समझ से बाहर कर रहे हैं काम को। लेकिन ये कि अगर हुरैरा भी अच्छा चले, शान मसूद नहीं चल पा रहे थे और हुरैरा भी इतने कोई अच्छे खेले नहीं हैं, लेकिन चले उनको चांस दिया और नए लड़के को चांस भी देना चाहिए। कितने लड़के नीचे परफॉर्म करते हैं और वो जब नहीं उनको चांस मिलता फिर मुल्क छोड़ जाते हैं और फिर बाकी जो डिफरेंट लोग हैं वो बातें करते हैं। लेकिन ये बातें करने से क्या फ़ायदा जब आप जिसको चांस दे रहे हैं वो स्कोर नहीं कर पा रहा। तो उसमें अब देखें 4 बारियों में एक भी 50 नहीं कर पाया, एक भी इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेल पाया कि 30-40 या जो 60 की इनिंग होती है ना, उससे बेहतर था कि आप नहीं मैक्स विनी जो इंडिया के खिलाफ जिन्होंने ओपनिंग की है ऑस्ट्रेलिया में, अब वो उनका स्टांस यही था। उन्होंने अपनी 2 टेस्ट में खेले और बड़े ज़बरदस्त खेले थे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के पास 5 टेस्ट की सीरीज़ ही नहीं होती कि जहाँ पे 2-3 ओपनर्स यूज़ कर सके पाकिस्तान। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि हुरैरा के साथ अभी नाइंसाफ़ी ना की जाए, क्योंकि अभी टेस्ट काफ़ी देर बाद स्टार्ट होने, अभी वनडे सीरीज़ है तो वनडे के ऊपर इंशाल्लाह बातचीत करेंगे हम। और अभी ट्राई सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने भी टीम अनाउंस कर दी है और बाकियों ने भी अभी अनाउंस करनी है जो 8 फरवरी से हो रही है। तो आप इस वीडियो को भी देखें और लाइक करें। और आखिरी में ये कहता जाऊँ कि वेस्ट इंडीज़ वेल परफॉर्म, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मोती इज़ मैं कहता हूँ टाइम टू टाइम उसने 50 भी किया है, उसने अब 20 भी किया है। 70-80 स्कोर की जो लीड पड़ी है वो मोती की वजह से पड़ी है। और पाकिस्तान ने 37 में जब 7 आउट कर लिए थे, पाकिस्तान की फुल ग्रिप हो चुकी थी। वहाँ पर पाकिस्तान को मज़ीद थोड़ी सी एफर्ट करके इस टेस्ट मैच को जीतना चाहिए था। वहाँ पे 163 करवा लेना ये कोई नाइंसाफ़ी वाली बात थी। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर के बाद जो टेल हैंडर चलती है वो तो बिल्कुल ही सफाया है, वो तो बैटिंग करने के काबिल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों इस दौरान। लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ आप मैच जीते थे वो टेल हैंडर के स्कोर की वजह से ही आप जीते थे। तो इसलिए टेल हैंडर को भी आपने रेडी करना है। और बरार की अगर जगह नहीं बन रही तो आपकी मेहरबानी है उसको घुसाए ना, उसकी जगह कोई अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर डाल ले जो फास्ट बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर हो। जैसे वसीम जूनियर है, वो ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, आप उसको लेके आएँ, उसको ऐड करें। आप इधर उधर से जो बॉलर आजमा रहे हैं तो आप वसीम जूनियर को इन विकेटों पे आजमाते हैं। वो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है, 140-145 की करता है, लेनो लेंथ बहुत अच्छी है। आपने ऐसे ही उसको गायब कर दिया है। मैं तो वसीम जूनियर के हक़ में हूँ और मुझे ये लगता है कि अब वसीम जूनियर को इस मैच में लाजमी होना चाहिए था। और इन टेस्ट सीरीज़ में जो पाकिस्तान में होती हैं उसमें वसीम जूनियर से बेहतर आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर या जो है वो जो लड़का अभी साउथ अफ्रीका में खेल रहा था, उन दोनों को आप चांस दें, उनको खिलाएं, उनके साथ आप खेलें और उनको आगे लेके आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। बानिस्बत आप नए नए बॉलर्स को आजमाते रहें, काशिफ अली को और दूसरे नए बॉलर्स को आजमाएँ। उसके बेहतर है कि आप इन बॉलर्स के साथ जाएँ। ऑलराउंडर बॉलिंग आपकी सेटिंग होगी, आपको वनडे में भी काम आएगी, आपको T20 में भी काम आएगी। जब आप सिंपल बॉलिंग के यूनिट की तरफ जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।